एक सवाल जो बीपीएससी में बार बार पूछा जाता है, आखिर 1857 की क्रांति क्यों हुई। तो दोस्तों, मैं अमरेश सिन्हा, अड्डा 24/7 CS हब में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसका रीजन क्या था, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ तक किस क्षेत्र में था। तो दोस्तों आइए जानते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बहुत सारे इतिहासकार का मानना है कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कमेंट में बताएं क्या ये कहना सत्य होगा। दोस्तों, जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग थे। और दोस्तों, कहा जाता है ये कितना व्यापक विद्रोह था कि इससे अंग्रेज को लग गया था कि अब जो है ना, इस विद्रोह से मेरा पतन न हो जाए। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि 1857 का विद्रोह भारतीय क्षेत्र में पहला विद्रोह था। इससे पहले भी बहुत सारे विद्रोह हो गए थे, जिसमें कि आपका 1717 में एक सन्यासी विद्रोह हो गया। 1817 में पाइका विद्रोह, ये बख्शी जगबंधु के द्वारा किया गया था। बख्शी जगबंधु के द्वारा किया गया था। और उसके बाद कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। यह बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था। बुद्धो भगत के द्वारा कोल विद्रोह किया गया था। और इसी तरह 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। दोस्तों, 1857 का विद्रोह अचानक नहीं हुआ था। इसके पहले भी बहुत सारी छोटे मोटे क्रांति हो गई थी, पर इतना व्यापक तरीके से नहीं हुआ था। दोस्तों, 1857 का क्रांति का मूल कारण जाने तो वो विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग है। और इसका क्रांति का मूल कारण चतुष्कोणीय आप मान सकते हैं, यानी कि 3-4 क्षेत्र का जो ब्रिटिश के द्वारा उत्पीड़न किया गया था, उसी का कारण हुआ 1857 का क्रांति। इसमें क्या आपका एक हो गया राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण यह था दोस्तों कि डलहौजी के हड़प नीति, जिसमें कि 1848 में सतारा का हड़प नीति के तहत विलय कर दिया। उसी तरह झांसी को 1843 में झांसी को किया गया था। उसी तरह नागपुर को 1800 कितना हो गया 54 में, और झांसी को 1853 में राज हड़प नीति के तहत जबरदस्ती जो है ना कब्जा कर लिया था। यह कारण था। दूसरा था अवध का विलय। इसका विलय 1856 में कुशासन के आरोप में कर दिया गया था, जो कि इसका ऐसा कुछ वजह था नहीं। और उसके बाद वहां का जो अवध का नवाब था वाजिद अली शाह, उसको गद्दी पर से हटा गया था। उसके बाद आप आर्थिक कारण देखें तो इसका आर्थिक कारण था कि किसानों की समस्या। इतना उत्पीड़न वो किए थे कि किसान सब एकदम बदहाली में चले गए थे। उसका बाद भारी मात्रा में टैक्स लेते थे। मान के चलिए किसान अधिक मात्रा में अपना उपज कर ही नहीं रहे हैं, उसके बाद भी आप किसान से बहुत अधिक मात्रा में कर ले रहे हैं, तो ये आपका आर्थिक कारण हो गया। उसके बाद भूमि जब्ती, जबरदस्ती किसानों का भूमि को जब्त करना। उसके बाद उद्योग का पतन, ब्रिटिश मशीनी वस्तुओं के कारण भारतीय हस्तशिल्प और कपड़े उद्योग की भारी नुकसान। कहने का मतलब था क्या दोस्तों कि भारत जो है ना, यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से सूती वस्त्र या फिर कपड़ा का उद्योग का यहाँ था क्या दोस्तों कि ब्रिटिश मशीन के वस्तुओं के कारण भारतीय हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान हुआ। इसका कहने का मतलब यह है कि जब ब्रिटेन में आधुनिक मशीन का आविष्कार हो गया तो भारतीय वस्त्र को अन्य बाजार में प्रतिस्पर्धा मिला, और उसके कारण भारतीय वस्त्र और भारतीय शिल्पकार पिछड़ गए।
वहीं आपका सामाजिक का और धार्मिक कारण देखें तो सती प्रथा उन्मूलन और विधवा विवाह जैसे सुधारों, रूढ़िवादी वर्गों में धार्मिक हस्तक्षेप माना जाना, वहीं ईसाई मशीनरियों की गतिविधियों से पारंपरिक आस्था पर प्रहार की आशंका। कहने का मतलब है जब 1813 का अधिनियम के तहत ईसाई मशीनरीज को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया, सबको जबरन धार्मिक धर्मांतरण करवाने चाहते थे ये सब। उसके बाद आपका सैनिक कारण देखें तो वेतन में भारी असमानता। कहने का मतलब है जो ब्रिटेन के सैनिक थे उनको अधिक मात्रा में वेतन दिया जाता था, वहीं भारतीय को कम मात्रा में वेतन जाता था, जिससे कि सैनिक भी असंतुष्ट थे। वहीं अंग्रेज अधिकारी का भारतीय सैनिक से प्रति खराब व्यवहार। कहने का मतलब है जो हमारे जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, और जो वहाँ ब्रिटेन के अधिकारी थे वो हमारे सैनिक पर बहुत अत्याचार करते थे, सही से व्यवहार नहीं करते थे। उसका बाद देखिए सैनिकों की विदेशी अभियान और सेवा के लिए भेजना। कहने का मतलब है हमारे देश में समुद्र पार जाना एक क्या उसको बोला जाता, अछूत माना जाता था कि समुद्र पार जाना सही नहीं है, फिर भी जबरन अंग्रेजों के द्वारा हम सबको हमारे जो सैनिक हैं उनको विदेश में भेजा जाना था। यह भी एक सैनिक कारण था। उसके बाद तात्कालिक कारण में देखा जाए तो वो देखते हैं दोस्तों था क्या कि 1856 में एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया। पहले था क्या कि दोस्तों उसमें एक राइफल आता था तो जो साधारण तरीके से चलाया जाता था, लेकिन 1856 ईस्वी में एनफील्ड राइफल शुरू हो गया और अफवाह उसमें फैल गया क्या कि वो जो राइफल जो नया आया था उसका जो है ना उसमें जो बारूद भरा जाता था उसको दांत के खींच के उसके बाद राइफल में डाला जाता था, और अफवाह ये फैल गया कि वो जो गोली का मुंह है उसका उस पे जो लेप लगाया जाता था वो गाय और सुअर का चर्बी से उस पे लेप लगाया जाता था, जिसके कारण वहां के जो सैनिक थे सब को अचंभित हो गया कि आखिर ये तो मेरा धर्म नष्ट करना चाहता है अंग्रेज, इसीलिए उसको लेकर वो सब विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में 29 मार्च 1857 ईस्वी को 29 मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर छावनी में सैनिक बैरकपुर छावनी के एक सैनिक था जिनका नाम था मंगल पांडे। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूजन को गोली मार दिया। कहने का मतलब था क्या दोस्तों कि बिना बताए हुए वो गोली को यूज करने के लिए दे दिया और मंगल पांडे उस गोली को यूज कर लिए थे। अब वो सोचे कि अब तो मेरा धर्म नष्ट हो ही गया है तो क्यों ना हम इस अंग्रेज अधिकारी को मार ही दें। इसी के क्रम में उन्होंने बाग और सर्जेंट को गोली मारा, पर दोस्तों वो मरे नहीं, जिंदा ही थे। पर उसके बाद फिर उसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में उनको फांसी दे दिया मंगल पांडे को। और ये बात सुनकर जो बाकी जो सैनिक था सबको जो है ना एकदम पूरा गुस्सा आ गया है। एक तो अंग्रेज अधिकारी मेरे साथ गलत कर रहे हैं, उसके बाद भी जो है ना वो हम ही को दंडित कर रहे हैं। इस बात को लेके बहुत सारे जो भारतीय सैनिक थे उनको उनके अंदर में एक बोला जाता है आग जल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि 10 मई 1857 को मेरठ में 85 सैनिक द्वारा उसमें जितना भी वो फैक्ट्री वहां था उसमें 90 सैनिक था, 90 में 85 सैनिक के द्वारा विद्रोह शुरू किया गया। 85 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। पचासी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और कारतूस के प्रयोग करने के लिए मना कर दिया, और इसके लिए सैनिक ने विद्रोह कर दिया और जेल तोड़कर वहां से दिल्ली के लिए निकल गए। आइए देखते हैं। और दोस्तों 11 मई 1857 को
11 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और वहां का जो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर था उसको भारत का राजा घोषित कर दिया। और पहले तो बहादुर शाह घबरा गए कि आखिर हम क्या करें, उनका एज भी 65 साल हो गया था। फिर भी वो सोचे कि ऐसे भी अंग्रेज हमको क्या दे रहे हैं, कुछ दे पा नहीं रहे हैं अंग्रेज, इससे अच्छा कम से कम एक बार कोशिश कर लें, क्या पता हम सब जीत जाएं। इसीलिए उन्होंने युद्ध को राष्ट्रीय घोषित कर दिया। और वहां का जो वास्तविक जो नेतृत्व करता था वो बख्त खां थे। उसके बाद देखिए दोस्तों, देखते ही देखते ये जो 1857 का विद्रोह था ना, लमसम भारतीय क्षेत्र में फैल गया। देखिए दिल्ली में बहादुर शाह जफर और वास्तविक जो नेतृत्व करते थे वो बख्त खां थे, बख्त खां थे। उसके बाद कानपुर में नाना साहब एवं तत्या टोपे जो अंग्रेज के विरुद्ध सबसे बड़ा संघर्ष किए। लखनऊ में बेगत हजरत महल जो अवध का विलय किया गया था, उन्हीं से वो दुखी थे। उसके बाद बिहार का जगदीशपुर के जो बाबू कुंवर सिंह थे वो 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों को चुनौती दी और बिहार के इस आंदोलन में सबसे बड़ा नेता वो सिद्ध हुए। उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के साथ था क्या कि उनको अपना कोई संतान नहीं था, पर उन्होंने एक संतान को गोद लिया था। तो ऐसा अंग्रेजों के द्वारा किया गया कि नहीं, आप संतान को गोद नहीं ले सकते हैं, आपका यदि संतान अपना नहीं है तो वो राज जो है ना, एक हम सब उसको कब्जा, अंग्रेज के द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। इसी कारण से झांसी की रानी इस युद्ध में पार्टिसिपेट हुए। आइए देखते हैं दोस्तों आगे। अब देखिए असफलता का, इस युद्ध के असफलता का कारण क्या कारण है वो भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों असफलता का कारण में देखा जाए तो भारतीय पक्ष की सीमाएं हम सब देखते हैं। विद्रोह कुछ सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा। कहने का मतलब है कि विद्रोह जो है ना पूरा क्षेत्र में नहीं फैला हुआ था, जैसे कि बिहार, दिल्ली, मेरठ इतना ही, जैसे कि आपका महाराष्ट्र इधर नहीं फैला, बंगाल में थोड़ा बहुत था पर बहुत बृहत क्षेत्र में नहीं फैला। एक ये रीजन हो गया पहला। दूसरा हो गया किसी एकीकृत और राष्ट्रीय योजना का पूर्ण अभाव। कहने का मतलब है कि कोई नेतृत्वकर्ता नहीं थे और कोई विशेष योजना के थ्रू नहीं होता था आंदोलन, जैसे मन तैसे सब आंदोलन कर देते थे। दूसरा रीजन ये भी था। उसके बाद तीसरा था कि सैनिक के पास आधुनिक हथियार की भी भारी कमी थी। कहने का मतलब है जो भारतीय सैनिक थे उसके पास पर्याप्त मात्रा में आधुनिक हथियार नहीं था, वो सब तीर भाला बर्छा से ही लड़ाई कर रहे थे। ये आपका रीजन हो गया। और चौथा रीजन आपका ये हो गया दोस्तों कि सभी भारतीय शासकों ने विद्रोहों का साथ नहीं दिया, कुछ तटस्थ रहे या अंग्रेजों का साथ दिया। दोस्तों कहा जाता है कि बहुत ऐसा भारतीय जमींदार था और शासक था जो कि अंग्रेज का ही साथ दिया, यहाँ तक कि भारतीय विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज का मदद किया। इसके कारण भी ये आंदोलन बृहत रूप में नहीं पहुंच पाया। उसके बाद ब्रिटिश पक्ष की शक्ति। अब इसमें ब्रिटिश पक्ष का क्या प्लस पॉइंट था वो अब देख लेते हैं। बेहतर संचार और अखिल भारतीय का नेटवर्क। कहने का मतलब है बहुत बढ़िया तरीके से उनका संचार व्यवस्था था और पूरा नेटवर्क में रहते थे ताकि हर जगह जो आंदोलन हो रहा उसको सही से गाइड कर सके। उसके बाद कुशल, अनुभवी और संगठित सैन्य नेतृत्व। दोस्तों उस सबको आधुनिक तरीके से सैन्य कुशलता का प्रशिक्षण दिया गया था ताकि वो बढ़िया से युद्ध को कुचल सके। उसके बाद उत्कृष्ट सैनिक तकनीक और मजबूत आर्थिक संसाधन। दोस्तों उसके पास आर्थिक संसाधन का भी कमी नहीं था। एक तो भारत से ही धन लूट रहे थे और उधर से भी उसको ब्रिटेन से भी कुचलने के लिए भारी मात्रा में धन दिया जाता था। उसके बाद पंजाब और नेपाल से अतिरिक्त सैन्य सहायता प्राप्त करने में सफलता। पंजाब दोस्तों जब ये क्रांति चल रहा था तो पंजाब और नेपाल के सैनिक को बुलाया गया इस युद्ध को, इस क्रांति को कुचलने के लिए। उसके बाद दोस्तों परिणाम ये हुआ कि सितंबर 1857 में अंग्रेज द्वारा दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया गया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया और 1857 तक अधिकतम विद्रोह को दबा दिया गया। कहने का मतलब है दोस्तों 1857 को सितंबर महीना तक अंग्रेज ने फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया और उसके बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। और दोस्तों बहादुर शाह को
बहादुर शाह को रंगून भेज दिया। रंगून भेज दिया 1858 में। दोस्तों जहां उनकी वहां मृत्यु उनकी 1862 ईस्वी में हो गई। उसके बाद देखिए दोस्तों 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, एक बार ये भी हम देख लेते हैं। दोस्तों 1857 के विद्रोह के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन था और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन हमारे देश पर यानी कि भारत पर हो गया। उसके बाद पहला देखिए क्या चेंज हुआ, सत्ता का हस्तांतरण, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का पूर्णतः अंत और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गई। वहीं दूसरा परिणाम यह हुआ कि प्रशासनिक पुनर्गठन, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय कर दिया गया और प्रथम वायसराय, इसके तहत प्रथम वायसराय कैनिंग बना। उसके बाद सेना में संरचनात्मक परिवर्तन, विद्रोह की पुनरावृत्ति रोकने हेतु भारतीय सैनिक की संख्या कम की गई। दोस्तों पहले जहां भारतीय सैनिक की मात्रा अधिक थी वहीं भारतीय सैनिक की मात्रा कुछ कम की गई बनस्पत पहले की मात्रा में, और अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ये तीसरा हो गया परिवर्तन। चौथा हो गया नई राजनीतिक रणनीति, अंग्रेज के द्वारा अब जो है ना दोस्तों फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया गया। ये देखिए यहाँ लिखा गया अंग्रेज के द्वारा फूट डालो और राज करो नीति को अपनाया गया। दोस्तों यद्यपि 1857 की क्रांति अपने तात्कालिक लक्ष्य में विफल रही, परंतु इसने भावी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक सुदृढ़ प्रेरणादायक नींव का निर्माण किया। दोस्तों कहा जाता है 1857 का क्रांति तो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने आने वाले विद्रोह का ही नींव डाला। इसी से सीख लेकर दोस्तों बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ। तो दोस्तों आज की कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।